हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 4 देख रहे हैं। अध्याय 4 सारणिक डिटरमिनेंट्स। इसका आपका प्रश्नावली 4.6 का पार्ट 1 आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। वहां पर पूरे कॉन्सेप्ट और 3 उदाहरण दिए गए थे जिनको अच्छी तरीके से वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आपको 4.6 के जो कॉन्सेप्ट हैं और जो उदाहरण हैं नहीं देखें तो लास्ट वीडियो में जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना काम आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 4.6 के अंतर्गत आप लोगों ने आव्यूह सारणी के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की है। और बेसिकली इसका काम क्या होता है ये भी आपको पता है कि एक्स वाई जेड हम ज्ञात करते हैं। एक्स वाई जेड ज्ञात करने का काम यहाँ पर रहता है और इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए फटाफट से आप एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 148 ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 4.6 की हम लोग वहां पर चर्चा कर लेंगे। तो शुरुआत में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई सारणिक निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो संगत निकाय क्या होते हैं, असंगत निकाय क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्लियर करा दिया था। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप लोग मॉड की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। मॉड ए, ठीक है। अब ये मॉड ए या तो 0 है या 0 नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर 0 नहीं है तो सीधा सीधा आप बोल देंगे संगत निकाय है, ठीक है ना। अगर मॉड ए का मान नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है उस केस में संगत निकाय हो जाएगा और यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। जो ए होगा भैया मेरे प्यारो वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि इसका ए इनवर्स पॉसिबल हो पाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियो में क्लियर की थी। इसके बाद आता है भाई मॉड ए अगर 0 हो जाए तब क्या हो जाएगा भैया। उस केस में हमारे पास 2 केस लग रहे थे। मॉड ए बराबर 0 होने की स्थिति में हमारे पास यहाँ पर 2 केस लगते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ गलती ये, अब देखो पता है काफी स्टूडेंट क्या करेगा कि सर मॉड ए बराबर नहीं है 0 के, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत केस कर देंगे और फिर वो मॉड ए बराबर 0 के लिए कह देगा सर असंगत निकाय। ये चीज असंगत निकाय हो गई सर जी, ऐसा आप कर दीजिए डायरेक्ट। लेकिन भैया मेरे यहाँ पर इस जगह पर 2 केस लगते हैं। इस बात को नहीं भूलना है, इस बात को याद रखिएगा। मॉड ए बराबर 0 के लिए हम लोग सीधे सीधे संगत निकाय कह देंगे। मॉड ए बराबर नहीं है 0, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम लोग संगत निकाय सीधे सीधे कह देंगे। लेकिन अगर मॉड ए का मान 0 हो रहा है तो आप उसको असंगत निकाय डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां पर आपके 2 केस लग जाते हैं। क्या केस लगेंगे ध्यान रखना, मॉड ए इंटू बी और एडजॉइंट ए इंटू बी, इसके 2 केस हो जाते हैं। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 हो रहा है तो वो संगत हो जाएगा और एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 नहीं हो रहा है तो असंगत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर ये 2 केस जो हैं इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। क्या संगत होने के केस होगा आपका मॉड ए बराबर 0, मॉड ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, मॉड ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 तो संगत निकाय, नो प्रॉब्लम। वहीं पर अगर मॉड ए बराबर 0 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ये बोलते हैं। लेकिन इसके लिए 2 केस बन जाते हैं। एक तो एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। तो बराबर होने के केस में बनती है बात संगत की और बराबर नहीं के लिए कह देते हो असंगत। इसका मतलब क्या, असंगत होने के लिए यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि असंगत होने के लिए सिर्फ हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है ना। असंगत होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है कि मॉड ए बराबर 0 हो जाए और उसके बाद हम लोग दिखा दें कि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। ये बात अगर हम लोग दिखा देते हैं तो ये चीज काम करेगी असंगत के लिए, ठीक है ना। संगत के लिए 2 केस होते हैं, असंगत के लिए 1 केस होता है, जिसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर बात है। तो जैसा मैंने आपको बताया वो चीज एकदम क्लियर रखिएगा। कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज किंग, ठीक है ना। संगत निकाय असंगत निकाय क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं इनको आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि 1 नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। समीकरण निकाय ax बराबर b के लिए अगर सिस्टम आपका कुछ इस प्रकार से दे दिया है कि ax बराबर b के लिए, तो उस केस में संगत निकाय क्या कहलाएगा और असंगत निकाय क्या कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। संगत निकाय के लिए हमारे पास 2 कंडीशन हो जाती है, असंगत निकाय के लिए 1 कंडीशन होती है, ठीक है ना।
संगत निकाय की सबसे पहली जो कंडीशन होती है, अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर मॉड ए का मान जीरो के बराबर नहीं है तो वह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। इसका मतलब उसका ए इनवर्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में हम लोग ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह में मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो के केस में ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यह एक क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। उस स्थिति में हम लोग ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे संगत निकाय की। संगत निकाय के लिए आपको ये दो कंडीशन याद रखनी है कि मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो है तब संगत निकाय होगा, और अगर मॉड ए का मान जीरो हो रहा है, मॉड ए का मान जीरो हो रहा है तो उस स्थिति में हमको संगत निकाय होने के लिए एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर जीरो मिल जाए। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना कि मॉड ए का मान अगर जीरो हो जाए तो दो केस निकालते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर जीरो दिखा सकते हैं, या एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो के केस में ये संगत निकाय हो जाएगा और नॉट इक्वल टू के केस में ये आपका असंगत निकाय हो जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ नहीं भूलनी है भैया मेरे। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन बननी है कि मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो सीधा सीधा संगत निकाय हो जाएगा, और अगर हम लोग मॉड ए बराबर जीरो दिखाते हैं तब उस केस में हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं। पहली है एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर जीरो, ये दिखा दें। दूसरी कंडीशन हो जाती है हमारे पास कि एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको इस तरीके से कुछ ये सिस्टम बता देना है, ठीक है ना। तो ये दो जो सिस्टम होते हैं ये संगत निकाय के होते हैं, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो दो सिस्टम होंगे अपने, ये दो सिस्टम ये संगत निकाय के लिए हो जाता है, और ये वाला जो सिस्टम होता है ये असंगत निकाय के लिए हो जाता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, अच्छी तरीके से आप क्लियर रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ेंगे सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के लिए आपको संगत निकाय और असंगत निकाय निकालने के लिए कुछ कह रहा था, तो देख लेते हैं। पहला सवाल आपको दे दिया, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस मेन बात है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में, ax बराबर b के रूप में लिखने पर, या ax बराबर b के रूप से लिखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको a आव्यूह a मिल जाएगा, है ना। तो आव्यूह a कितना मिल जाएगा, आव्यूह a की बात करूँ तो 1 2 और 2 3 हो रहा, और यहाँ पर अगर हम b की बात कर लेते हैं तो b है हमारे पास 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3, ये दिया है हमारे पास a और b। हमको सबसे पहले निकालना होता है मॉड a, ठीक है ना। सो मॉड ए अगर हम बात करते हैं तो मॉड ए कितना हो जाएगा 1 2 2 3, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको गुणा करना अच्छे से आता है, 1 का गुणा 3 में और माइनस लगाएंगे, और 2 का गुणा 2 में, ठीक है ना। सो 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आपने क्या कहा भाई कि चूंकि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या भाई, ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह दिखा रहे हैं तो ये वाला जो केस होता था उस केस में क्या होता था, समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय, ठीक है ना, समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय संगत है। गॉट इट। इस तरीके से आपको दिखाना है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कुछ इस प्रकार से सिस्टम दे दिया, ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 5 एंड x प्लस वाई बराबर 4, ये आपको दे दिया है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं कि ax बराबर b से, है ना। इस रूप की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा। a कितना है भाई, a है हमारे पास 2 -1 1 1, और अगर हम बात करते हैं यहाँ से b की तो b है हमारे पास 5 एंड 4, ठीक है। सो यहाँ सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मॉड ए की वैल्यू। मॉड ए की वैल्यू अगर हम बात करें, यानी सारणिक की अगर हम बात करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए का सारणिक अगर निकालें तो 2 - 1 1 1, 2 - 1 1 1, यानी 2 एकम 2, और यहाँ पर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1, है ना, और माइनस प्लस 1 आ जाएगा, -+1, तो हमें मिल जाएगा 3। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए का हमने सारणिक निकाला, 3 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि चूंकि
मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह दिखा रहे हैं तो कंडीशन के हिसाब से मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए समीकरण निकाय संगत हैं। समीकरण निकाय संगत हैं। क्लियर बात है, समीकरण निकाय संगत हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो आपको दे दिया इस प्रकार से x + 3y = 5 एंड 2x + 6y = 8। कुछ इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या भाई ax बराबर b से, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं ax बराबर b से, तो a की वैल्यू हो रही है हमारे पास 1, 3, 2 एंड 6। और अगर हम बात करते हैं b की वैल्यू की, तो b हो रहा है हमारे पास 5 और 8, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमको चाहिए सारणिक ए का डिटरमिनेंट, यानी कि मॉड ए 1, 2, 3, 6। सो ये हो जाएगा 6 × 6 - 6 × 6 = 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूंकि जो ए की सारणी की वैल्यू आई वो बराबर 0 हो रही है, तो हम कह रहे हैं ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है ना। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्लियर बात है। जो ए हो जाएगा वो हमारा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्लियर बात है। अच्छा, मॉड ऑफ ए या ए के सारणी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 आएगा तो संगत है, और एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 नहीं आएगा तो असंगत है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सबसे पहले हमको देखना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है बात है। एडजॉइंट ऑफ ए की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सिंपल होता है। एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे ये है 1, 3, 2, 6, मान लो ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाई थी, अगर नहीं तो आप इसको ऐसे समझिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो 1, 3, 2, 6 है। अच्छा, पहली बात तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है? तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है ए के सहगुणनखंड या सहखंड, कोफैक्टर है ना, का परिवर्त। ये आपको अच्छी तरीके से पता है ना, ए के सहगुणनखंड का परिवर्त। अब ए के सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करें 2 × 2 के लिए, ए के सहगुणनखंड, अगर आपको ए के सहगुणनखंड निकालना है तो बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं, यहाँ से पीछे से गिना करो, इस तरीके से, इस तरफ से लेते हैं 6 - 2 - 3 एंड 1, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाता है 6 - 2 - 3 एंड 1, ठीक है ना। 6 फिर आया -2 -3 1, इस तरीके से जाते हैं, ठीक है ना। गिनती बिल्कुल आसान है कि 6 के बाद आएगा 2 के बाद हम लेंगे -3 के बाद चला जाएगा 1, इस तरीके से होता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। अगर आपको ए के सहगुणनखंड देखने में एक बार और आपको बता दूं कि ए के सहगुणनखंड है तो सहगुणनखंड क्या होंगे? C बराबर होता है, C बराबर A11 A12 A21 A22, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। A11 A12 A21 A22, ठीक है। और हमारे पास A कितना है? A है हमारे पास 1, 3, 2, 6। तो करते क्या है, अगर आपको A11 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, A11 के लिए हमने 1 है तो 1 के सामने वाला ये चीज़ दबाई और ये चीज़ दबाई, तो कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। तो 6 बच रहा है तो क्या लेंगे हम लोग? 6 बच रहा है तो हम 6 ले लेंगे, ठीक है। और चिन्ह याद रखिएगा, अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो 2 आएगा, सम होने पर प्लस लेते हैं, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और विषम होने पर माइनस लेते हैं। तो देखो 2 और 1 3 होता है, विषम आने पर माइनस, और 2 और 2 क्या होता है? 4 होता है, सम आने पर प्लस। चिन्ह इस तरीके से रखते हैं, ध्यान रखिएगा। अब वहीं अगर मैं बात कर लूँ A12 की, किसकी बात कर रहे हैं? A12 की। तो 12 के लिए क्या करेंगे? 3 है तो क्या है, 3 के सामने वाली ये लाइन और ये वाली लाइन ये दबा लेंगे तो कितना बचा? 2 बचा। लेकिन किसका बच जाएगा? माइनस का 2 आएगा, चिन्ह आएगा हमारा माइनस का। अच्छी बात है। फिर बात करते हैं A21 की। तो A21 के लिए क्या होगा भाई? ये वाली लाइन दबेगी, मतलब 2 के सामने वाली और 2 के ऊपर वाली, तो ये दबा, तो कितना बच जाएगा? कितना बच रहा है? 3 दिख रहा है आपको, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, इस तरीके से। फिर A22 की अगर मैं बात करता हूँ तो A22 के लिए 6 है, ठीक है ना। तो 6 के लिए क्या होगा भाई? 6 के ऊपर वाली लाइन और 6 के सामने वाली लाइन दबेगी, तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। बात समझ गए होंगे आप कि अगर आपको ए का सहगुणनखंड निकालना है जो कि 2 × 2 में है, तो उस केस में हम लोग किस तरीके से रास्ता अपनाते हैं?
पहले हम लोग जाएंगे 6 में प्लस, फिर हम लोग लेंगे 2 में, 2 के बाद हम यहाँ जाएंगे ऊपर और इसके बाद इस तरीके से। तो गिनती आपकी ऐसे चलती है, ऐसे, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ और ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपली ए के जो सहगुणनखंड है उसको इस तरीके से निकाल के दिखा देंगे। अब एडजॉइंट, अब इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इस तरीके से ए के सहगुणनखंड हम लोग दिखा देते हैं और उसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए के सहगुणनखंड का परिवर्त चाहिए, परिवर्त यानी इसका डैश ले लेंगे बस। एडजॉइंट ऑफ ए इस तरीके से हम लोग ले लेंगे और बी का मान हमको दिया होता है, गुणा करके देख लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? पूरी बात क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरीके से, नहीं तो फिर से सुन लेना, रिवर्स कर लेना क्या बताया है क्या नहीं बताया है, क्योंकि आगे हम लोग फिर तेजी से काम करेंगे, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं बात करूं, आपको चूंकि आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहलाता है? ए के गुणनखंड का परिवर्त। और यहाँ पर आप एक काम कर लो, डायरेक्ट ही ले लो, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू का बी, अगर आप डायरेक्ट भी ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है ए के सहगुणनखंड का परिवर्त। और सहगुणनखंड कैसे बना आपको बताया, इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, आप ये दिख रहा है कि नहीं, 6 2 3 1, ये इस तरीके से आएंगे 6 -2 -3 1, इस तरीके से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आएगा 6 -2, 6 -2 -3 और 1। और इसका आपको क्या चाहिए, ये हो गया सहगुणनखंड या कोफैक्टर। इसका चाहिए आपको डैश इंटू मॉड ऑफ वो जो अवयव भी दिया 5 8, ये ले लेंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको हम इंटरचेंज करते हैं। 6 -2 -3 1, है ना, और इसमें 5 8 ले लेते हैं। डायरेक्ट भी कर लीजिए, कोई समस्या नहीं भैया, डायरेक्ट भी अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 30 और 8 3 24, ठीक है ना, और 5 दूनी 10 -10 और 8 एकम 8, है ना। सो ये गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है, अगर हम बात करें तो 6 -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि चूंकि एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 पर समीकरण निकाय जो होगा वो असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए समीकरण निकाय असंगत है। समीकरण निकाय असंगत है। क्लियर बात है ना। इस तरीके से दिखाना, ध्यान रखिएगा। असंगत के लिए आप यहाँ पर मत दिखा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बस इतना सोच के बैठे होंगे कि भैया मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत और मॉड ए बराबर 0 के लिए असंगत। ये ध्यान रखना कि मॉड ए बराबर 0 आने के बाद हमको एडजॉइंट ए इंटू बी भी दिखाना होगा, ठीक है ना। अगर बी एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 के नहीं हो रहा है तो असंगत हो जाएगा, और अगर 0 के बराबर हो जाता है तो संगत हो जाती है। ये बात ध्यान रहेगा, अच्छी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा 2x2 के लिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 2x2 के लिए हम लोग एडजॉइंट ए किस तरीके से डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आपको इस तरीके से ये समीकरण निकाय दे दिया है, ठीक है ना, और देख रहे हैं आपके पास ये एक्स वाई जेड के रूप में 3 समीकरण दे दिए हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, देन ये 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2 एंड ax प्लस ay प्लस 2az बराबर हमारे पास ये 4 दे दिए, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले आप कहते हैं ax बराबर b से, है ना, ax बराबर b से। अवयव ए की अगर हम बात करते हैं तो अवयव ए हो जाएगा 1 1 1 2 3 2 एंड a 2a करके, ठीक है ना। और चाहो तो यहाँ x लिखना चाहो तो लिखो, मत लिखना चाहो मत लिखो, कोई ऐसी कोई खास जरूरत नहीं। b का मान हो गया 1 2 4। अब सबसे पहले हमको देखना है क्या भाई, मॉड ऑफ ए या फिर ए का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। बेहतर है इसको मॉड ए की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 1 2 a 1 3 a 1 2 एंड 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालें तो कितना आएगा, ये होगा 1, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट कर दूं और इसको आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है। 1 लेते हैं, 1 के सामने ये लाइन छूटी ये लाइन छूटी, तो किसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। 3 का गुणा 2a से होगा तो 3 दूनी 6, 6a माइनस का 2 का गुणा a से हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। तो बीच में चिन्ह आएगा माइनस का,
1 लेंगे, है ना, 1 लेंगे, 1 के सामने ये वाली लाइन छूटेगी, ये वाली लाइन छूटेगी, 2 का गुणा 2a से होगा, 2 दूनी 4, तो 4a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 का गुणा 2a से तो 4a, 2 का गुणा a से होगा तो माइनस का 2a आ जाएगा। देन प्लस में हम लोग 1 को पकड़ेंगे, है ना, तो 1 के लिए ये लाइन छूटी नीचे वाली और ये लाइन छूटेगी, क्लियर बात है, तो इसको पकड़ेंगे हम लोग, अच्छी बात है। तो 2a का आएगा, ये हो जाएगा 2a, बीच में माइनस, ये आएगा 3a, तो ये हो जाएगा 3a, सिंपल। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 6 से माइनस 2a हो जाएगा ये 4a, देन ये माइनस 4a में से ये 2a हो रहा है हमारे पास, ये 2a, देन ये प्लस ये 2a में से 3a गया तो माइनस का a बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो रहा है हमारे पास 4a माइनस 4a माइनस 3a, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की अगर मैं बात करूँ तो a आया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हम लोग कह रहे हैं कि इसलिए a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो रहा है और समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय संगत है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, समीकरण निकाय संगत है। ऑलराइट, सो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो आपको दे दिए यहाँ पर भी एक्स वाई जेड के रूप में, ये दे दिया सिस्टम हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2, देन ये कह रहा है 2y माइनस जेड बराबर -1 एंड 3x माइनस 5y बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिस्टम हम बनाएंगे कि ax बराबर b से, तो यहाँ से हम लोग आव्यूह निकाल लेते हैं। आव्यूह a की अगर हम बात करते हैं तो ये हो रहा है 3 माइनस 1 माइनस 2, x नहीं है तो 0 2 माइनस 1, यहाँ पर अगर हम बात करें 3 तो माइनस का 5 और z नहीं है तो ये 0, ठीक है ना। और अगर हम b की बात करें तो b हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 एंड 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ a 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सो 3, अच्छा ये आएगा 2 का गुणा 0 के साथ तो 0 और माइनस 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 3 बार हो जाएगा तो 5 एकम 5 हो रहा है, माइनस और बीच में माइनस का 1, सो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, बीच में लगाते हैं माइनस और ये -1 और ये लाइन छूटेंगे तो 0 का गुणा 0 से तो 0, देन ये 3 का गुणा -1 से तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर प्लस का फिर आगे लिया -2 तो इसके साथ आएगा -2 के साथ 0 गुणा माइनस के साथ तो 0 -3 दूनी 6, ओके। तो अब यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो रहा है ये हमारे पास माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 प्लस का 3 एंड 6 दूनी 12, ओके 6 दूनी 12 और किसमें प्लस में 12, सो सिंपली ये हो रहा है हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ तो 15 माइनस का 15, ये 12 है, 6 दूनी 12, सो 15 माइनस 15, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं मॉड ए की वैल्यू 0 आ गई। अब चूंकि मॉड ए 0 है इसलिए ए अव्युत्क्रमणीय, कैसा, अव्युत्क्रमणीय, ठीक है ना, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ओके, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ओके गॉट इट, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होने के केस में हम लोग इसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन मॉड ऑफ ए अगर 0 आएगा तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है हमको कि अगर मॉड ए बराबर 0 आ गया है तो फिर हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू का बी, ठीक है ना। और उसके लिए अपन को चाहिए सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालने से पहले हमको चाहिए ए के सहगुणनखंड, तो ए के सहगुणनखंड हम लोग देख लेते हैं। सो ए का सहगुणनखंड यानी कि कोफैक्टर, तो अगर हमको कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर, इसका मतलब हमने इसको नाम दे दिया सी और मैं डायरेक्ट निकालने वाला हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट निकालने वाले, तो क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर ए लिख लें ताकि आपको परेशानी ना हो, है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने ए ले लिया है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। 3 0 3 -1 2 -5 और -2 -1 0, ठीक है। मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ इस चीज़ में, यहाँ पर कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं इस चीज़ को डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। तो और ये चीज़ मैंने जो 4.6 का पार्ट 1 दिया था वहाँ पर भी मैंने समझाया था कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं,
है ना। सो इस चीज़ को समझिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 को हमने इस तरफ लिया और 2 का गुणा 0 के साथ, पहले चिन्ह लेंगे प्लस, 2 का गुणा 0 के साथ 0, देन माइनस 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 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, तो माइनस का 5, फिर आएगा माइनस और इसको छोड़ेंगे 0 गुणा 0 आएगा एंड ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 3, फिर आएगा चिन्ह प्लस का और ये इसको छोड़ा तो ये आएगा 0 माइनस का 6, कुछ ये मिलेगा। देन आगे बात करें तो माइनस और ये लाइन छूटेगी तो 0 आएगा, माइनस 1 का गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा, देन ये माइनस और 3 बार माइनस तो माइनस का 10, बीच में चिन्ह प्लस का, देन कोने वाले पकड़ेंगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर चिन्ह माइनस का और ये वाली पकड़ी हमने लाइन तो माइनस का 15, 3 5 15 माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस फिर ये प्लस और इसके बारे में माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से करेंगे 1 आएगा और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस का 4 आएगा, है ना, बीच में माइनस आएगा, इसको लिया हमने तो 3 का गुणा माइनस 1 से तो माइनस का 3 एकम 3 और 0 का गुणा माइनस 0 2 से कर रहे हैं तो माइनस का 0 और प्लस ये लाइन हटाई हमने 3 दूनी 6 और माइनस का 0, 3 दूनी 6 और माइनस का 0। तो ए के जो को फैक्टर होंगे कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ने ए के को फैक्टर यानी सैगुणनखंड की बात करें तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो जाएगा -5 -3 -6 10 6, 15 में से 3 जाएंगे तो 12, -12 तो +12 हो जाएगा, 4 1 5, ये हो रहा 3 और ये हो रहा 6, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो कि हो जाएगा इसका डैश, एडजॉइंट ए कितना होगा सी डैश। अब सी डैश का मतलब कितना हो गया, ये हो गया -5 -3 -6 10 6 12, ये हो गया 5 3 और 6, कुल मिलाकर इतना एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर बात है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना या ए के सह गुणनखंड निकालना पिछले वीडियो में भी चर्चा हुई है अच्छी तरीके से, तो कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वरना रिवर्स करके समझ लेना मैंने क्या किया। और ए के सह गुणनखंड की अगर मैं बात करूँ को फैक्टर, तो उसके बारे में हम लोगों ने 4.5 में भी चर्चा की है, तो फिर कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। 1% मतलब मैं कहूँ कि 0.0001% भी प्रॉब्लम है तो नहीं होनी चाहिए, वरना रिवर्स करो, पीछे जाके देखो, 4.5 देखो, समझो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे तो ये हमारे पास आ गया -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। और अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी दिया था हमारे पास 2 -1 एंड 3, ठीक है ना। जो बी की वैल्यू थी हमारे पास 2 -1 3, ओके, अच्छी बात है। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 -10 प्लस 15, देन 3 दूनी 6 -6 प्लस 3 का 9, 6 दूनी 12 -12 36 18। ऑल राइट, सो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, कितना हो रहा, 20 माइनस का 5 हो जाएगा, 12 है तो 12 क्या 9 से तो माइनस का 3 होगा, 12 दूनी 24, 18 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इतना बच रहा और दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो बराबर 0 ना होने के केस में क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सिंपली दिखा देंगे कि चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए समीकरण निकाय असंगत है ना। सिंपल बात, समीकरण निकाय असंगत है। और राइट, सो कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए ना बात। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये भी आपको दे दिया XYZ के रूप में 3 समीकरण दे दिए हैं, 5x - y + 4z = 5 एंड 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। आपको सिंपली ax = b से यहाँ पर हम लोग अवयव a की अगर बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6। एंड अगर हम b की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 - 1, है ना। तो यहाँ से a और b निकाल लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a का सारणिक देखें तो 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6,
ए का डिटरमिनेंट अगर आप निकालते हैं तो कितना ये 5 आएगा, गुणा करेंगे 6 18 हो रहा है और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 आ जाएगा, बीच में चिन्ह माइनस का रहेगा और आना है माइनस का 1, ठीक है ना, चिन्ह माइनस का 1 आएगा, ये लाइन छूटेगी तो 6 दूनी 12 हो रहा है और 5 25 हो रहा है, माइनस का 25 आएगा और प्लस का 4 लेंगे तो ये लाइन छूटी तो 3 दूनी 2 दूनी 4 माइनस 4 5 3 15 माइनस का 15, ठीक है ना। तो सिंपल इतनी बात हो गई, क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और ये 28 हो गया, 18, ठीक है ना, ये कितना हो रहा था भाई, अगर मैं बात करें 28 होना था, ये यहाँ 10 है, ठीक है ना। सो 28 पंचे 140 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 12 में से ये 25 जाएगा, ये तो कितना बच जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। देन 15 और 4 19, 19 चौको 76 माइनस का 76, तो कुल मिलाकर कितना हो रहा है 140 माइनस 89, है ना, तो 51 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 कम है 100 में से, तो 11 और ये 40 मिलके 51 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मॉड ए बराबर 51, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। हम कह देंगे इसलिए ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय, ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, क्लियर बात है, ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब जब ए व्युत्क्रमणीय अवयव है तो हम कहते हैं कि समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय संगत है। ऑल राइट, सो क्लियर बात है। तो यहाँ पर आपको कह रहा था कि संगत और असंगत ज्ञात कीजिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 के लिए संगत और असंगत दिखा दिए। समझ गए होंगे बात। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छी तरीके ध्यान रखना है और गलती ये नहीं कर देनी कि भाई मॉड ए का मान अगर 0 है तो सीधे सीधे असंगत दिखा दो, नहीं। उस केस में अगर मॉड ए का मान 0 आ जाता है, फिर से मैं बोलूँगा, अगर मॉड ए यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए सारणी ए का मान अगर 0 आ जाता है तो उस केस में हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 नहीं है तो असंगत है, और एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 है तो संगत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ओके। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे दिया 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ है नहीं है। ax बराबर b से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने कहा भाई a की वैल्यू कितनी हो रही है, ये हो रही है हमारे पास 5273, ठीक है ना। x के लिए हम लोग बोल देंगे स्मॉल xy और b के लिए हमारे पास है 4 5, ठीक है ना, ये है। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a, मॉड ऑफ a, तो ये हो जाएगा 5723, 5723, 7 ये 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14 विच इज 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं कि चूंकि मॉड ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, एक व्युत्क्रमणीय, ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय अवयव है। इसका मतलब क्या, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है ए के सहगुणनखंड, ए के सहगुणनखंड का परिवर्त। और राइट, सो ए के सहगुणनखंड निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, मैंने आपको बताया था, यहाँ से पीछे से गिनते हैं 3725, ठीक है ना। तो 3 और चिन्ह इसके लिए माइनस, इसके लिए माइनस और 5, ठीक है ना। तो 3 -7 -2 और 5 इस तरीके से आता है ना। सो 3 -7 -2 और 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका परिवर्त चाहिए नहीं, इसका डैश चाहिए। ऑल राइट, क्लियर बात है। किस तरीके से गिनती जाती है, ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आते हैं 3 से 7, 7 के बाद ये आएगा 2, 2 से आएगा यहाँ पर इस तरीके से 5, ठीक है ना, इस तरीके से। और चिन्ह कैसा रहता है, यहाँ पर पहले वाले के लिए प्लस रहता है, दूसरे वाले के लिए माइनस। इसमें ये रहता है प्लस माइनस माइनस और प्लस, ठीक है ना। तो +3 -7 -2 और +5 इस तरीके से बनता है। सो ए के सहगुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल के दिखा दिया। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये हो रहा है परिवर्त निकालने पर 3 -7
-2 और 5, है ना। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स हो गया 1 mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। सो जो सारणी की वैल्यू आई थी ए की सारणी की, डिटरमिनेंट ऑफ ए वो आई थी 1, सो 1/1 और एडजॉइंट ऑफ ए है 3 -7 -2 5। तो यहाँ से हमने ए इनवर्स निकाल लिया 3 -7 -2 5 करके, ए इनवर्स हमने ये दिखा दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भैया, मेरे फॉर्मूला होता है हमारे पास x बराबर ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स की वैल्यू हमने निकाली है 3 -2 -7 5, और बी कितना था, बी था हमारे पास 4 5, ठीक है ना, बी हमारे पास इतना था। तो सिंपली इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12 5 दूनी 10 7 चौको 28 5 25, ठीक है ना। ये सो एक्स वाई जेड यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग एक्स वाई, है ना, कैपिटल एक्स, और ये कितना हो रहा है 2 माइनस का 3। तो यहाँ से आप लोग सिंपली कह रहे हैं कि x बराबर 2 और y बराबर -3, ये हमने इतना बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। x बराबर 2 और y बराबर -3। सबसे बड़ी बात क्या है भाई, हमको ये काम करना है कि x का मान जो 2 आया और y का मान जो -3 आया, उसको इस समीकरण में रख के सेटिस्फाई कराना। मेन बात यहाँ पर ही कि आपको ये देखना है कि ये सही है कि गलत है, क्या नहीं है, वो पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा इसमें रख के। तो भैया मेरे x का मान आया हमारे पास 2, y का मान आया हमारे पास -3, ठीक है ना। x का मान आया हमारे पास 2, y का मान आया हमारे पास -3। तो ये हमको रख के चेक कर लेना है। x का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और y का मान -3 रखने पर 3 दूनी 6 -6, 10 में से 6 गए 4, सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। और अगर हम 10 का मान यहाँ पर x का मान 2 रखें तो ये 14 हो जाएगा, और y का मान है -3, y का मान है -3 यहाँ रखो, -3 3 का 9 -9, तो 14 में से 9 जाएगा तो हमें 5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब जो हमने x का मान निकाला वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही है। इस बात को ध्यान रखना है कि चूंकि ये बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और गलती नहीं करनी। क्यों नहीं गलती करनी, क्योंकि उस स्थिति में हमको क्या करना है, XYZ का मान हम रख के देख लेंगे, जो हमने XYZ का मान निकाला है वो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस इतना आप अपने दिमाग में भी चेक कर सकते हो, या फिर आप अपने रफ कॉपी में भी चेक कर लेना कि भाई ये आंसर हमने निकाला है वो सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि आपको इस तरीके से दे दिया है कि 2x - y बराबर -2 एंड 3x + 4y बराबर 3, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, सेम ax बराबर b से, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आप व्यू a की, तो ये हो जाएगा 2 3 -1 4, कैपिटल x के लिए स्मॉल xy, कैपिटल b के लिए यहाँ पर हम लेते हैं -2 एंड 3, ठीक है ना। सो ये हमने बना लिया। अब हमको भाई सबसे पहले चाहिए मॉड ए यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, सारणी ए की वैल्यू निकालेंगे 2 3 -1 4, सो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस प्लस 3 एकम 3, तो ये आ गया 11, ठीक है ना। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, चूंकि इसलिए ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब व्युत्क्रमणीय अवयव है तो हम कह रहे हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम यहाँ पर निकाल लेना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए क्या कि ए के सहगुणनखंड, ए के सहगुणनखंड का परिवर्त, और मैंने आपको बता रखा है कि 2x2 के लिए जो ए का हम 2x2 अवयव होगा उसके जो सहगुणनखंड होंगे सीधे सीधे निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड कितने निकल के आएंगे, अगर मैं अवयव ए की बात करूँ तो यहाँ से लेंगे आप 4 3 -1 और 2 के लिए, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरीके से जाता है। तो ये हो जाएगा 4 -3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 एंड 2, तो ये आएगा 4 -3 1 2, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 4 -3 1 2, और इसका अपन को निकालना है डैश, क्योंकि ये चाहिए अपन को परिवर्त में, है ना। सो यहाँ से हम कह रहे हैं भाई एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 4 -3 1 एंड 2।
तो अब सिंपली हम बोल रहे हैं भाई ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कितना हो जाएगा 1/mod ए इंटू में एडजॉइंट ए। सो मॉड ए की वैल्यू आई थी 11 और एडजॉइंट ए हो गया हमारे पास 4 - 3 1 2। ठीक है, तो हमको यहाँ पर निकालना है x बराबर ए इनवर्स बी से। ए इनवर्स की वैल्यू निकली 11 4 1 - 3 2 और हमारे पास b की जो वैल्यू थी वो थी -2 and 3। ओके और राइट, सो ये 11 और 4 दूनी 8 -8 प्लस 3, ठीक है ना, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 6 हो रहा है एंड 3 दूनी 6 ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास सिस्टम कितना हो रहा है, ये 11 हो गया यहाँ पर, ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर y बराबर ये हो जाएगा 5/11 और 12/11। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कह दिया भाई अतः x बराबर 5/11 और y बराबर 12/11। दैट्स अवर आंसर सिंपली। ठीक है ना, और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करना है भाई, हम लोग को x और y की वैल्यू जो है वो सवाल में जो दिया है ना उसमें रख कर चेक कर लेनी है भाई हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो x का मान 5/11, y का मान 12/11, तो यहाँ पर रख लेते हैं। अगर आपने यहाँ पर रखा तो 5 दूनी 10/11 हो जाएगा, 10/11 और माइनस का ये 12/11। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान नहीं दी, ये -8 + 3 तो कितना बचेगा -5/11, तो ये हो रहा हमारे पास माइनस का 5/11। तो x का मान है -5/11 और y का मान है 12/11। अब चीज़ सही है, ठीक है ना, देखो यहीं पर ये चीज़ अपन को पता चल गई थी क्योंकि मैंने 5/11 रखा था तो मामला बिगड़ गया था। इसलिए -5/11 रखने पर -10/11 -12/11 विच इज माइनस का 22/11। तो ये हमको क्या देके जाएगा भाई, माइनस का 2 ला के देगा, बिल्कुल। तो पहला समीकरण जो है वो सही बैठ गया, ठीक है बैठ गया। यहाँ पर रखते हैं अगर हम तो ये कितना मिलेगा हमको -15, क्योंकि 5 थी 15 तो माइनस का 15/11 और 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 48/11। अब 48 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 33 बचेगा, है ना, कितना बचेगा 33 बचेगा। तो 33/11 और 33/11 क्या हो जाएगा, 33/11 3 होता है, तो इसका मतलब दूसरा समीकरण भी संतुष्ट हो गया। तो जो हमारे पास वैल्यू आई x बराबर -5/11 और y का मान 12/11 एकदम करेक्ट है। ये काम आपको हर हाल में करके देख लेना है, x और y का मान रख के रफ में, अगर मन में हो जाए छोटी सी कैलकुलेशन है तो मन में कर लेना, नहीं तो देखो मैंने यहाँ पर प्लस का 5/11 कर दिया था, है ना, तो मुझे तुरंत पता चल गई कि मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी और वो भी कहाँ हुई थी, एंड में कर दी थी कि मैंने प्लस का 5/11 ले लिया था। तो वही बात है कि आपको अपनी गलती जो है वो तुरंत पता चल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया कि 4x - 3y = 3 एंड 3x - 5y = 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली इसको भी लगा लेंगे, ax बराबर b से, है ना। यहाँ से हमने अब भी निकाला, a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 3 -3 -5, कैपिटल x की अगर मैं बात कर लूँ तो स्मॉल xy ले लिया और कैपिटल b जो हमारे पास हो गया हो जाएगा 3 7। सिंपल बात है। सारणिक निकाला हमने a का, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा 4 3 -3 -5, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 -20 माइनस प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो मिलेगा हमें -11। तो आप सिंपली देख रहे हैं कि चूंकि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग कह रहे हैं इसीलिए ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। ओके, ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब ए व्युत्क्रमणीय अवयव है तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में, ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्लियर बात है। अब यहां से हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की अगर हम बात कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या होता है भाई, ए के सहगुणनखंड, ए के सहगुणनखंड या सहखंड, सहगुणनखंड बोल लीजिए, सहखंड बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। ए के सहगुणनखंड का परिवर्त, ए के सहगुणनखंड का परिवर्त, तो क्या भाई ए के सहगुणनखंड कितने आएंगे। सबसे पहली बात जो ए है, सिंपल बात है, मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से लेते हैं।
हम लोग लेते हैं इस तरफ से, ठीक है ना, -5 3 फिर -3 और 4, तो यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का और यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का, तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि -5 -3 3 और 4 इस तरीके से बन जाएगा। सिंपल बात है, ये दोनों जो रहते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं, ये दोनों जो होते हैं वो माइनस माइनस के होते हैं। क्लियर बात है, ये दोनों जो होंगे वो माइनस माइनस के, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस लगाने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 -3 3 और 4 इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि -5 -3 3 और 4 और इसका जो हो गया डैश, ठीक है। तो सिंपली हमने कह दिया भाई एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू हो गई हमारे पास -5 -3 3 4 इस तरीके से ये वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स होता है हमारे पास 1/mod A इंटू का एडजॉइंट ए। मॉड ए की वैल्यू हमने जो निकाली थी -11, तो 1/-11 और एडजॉइंट ए है -5 -3 3 एंड 4। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा देना भाई, फॉर्मूला हमारे पास x बराबर ए इनवर्स बी। सो ए इनवर्स कितना -1/11 और -5 -3 3 4 और b की वैल्यू हमारे पास शुरुआत में थी 3 7 करके, ठीक है ना। सो x बराबर गुणा कर लेंगे -1/11 और -15 7 21 और -9 + 7 चौको 28। ओके ऑलराइट, सो यहाँ पर क्लियर बात है 15 7 21 3 3 9 7 चौको 28, ये सब क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1/11 यहाँ पर अगर हम बात करें तो 15 6 21 होता है, तो यहाँ प्लस का 6 मिल जाएगा और 28 में से ये 9 जाएगा तो हमारे पास 19 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ये वैल्यू कितनी हो रही है इस हिसाब से -6/11 और बटे थोड़ी यहाँ पर -6/11 और 19/11 करके ये हमको वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली कह देंगे कि अतः x बराबर हो रहा -6/11 और y बराबर माइनस भी यहाँ पाएगा क्योंकि -1/11 का अपन को गुणा कराना है। सो और y की वैल्यू हो गई -19/11। सिंपली ये आंसर आ जाएगा। अब हमको क्या कर लेना भैया, हमको कर लेना है चेक, हमको देखना है कि ये जो चीज़ हमने की है वो सही है कि नहीं है। तो -6/11 और -19/11 ये मान अपने दिए थे, तो -6/11 अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 को 24 हो जाएगा, तो हो जाएगा -24/11 और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 19 30 57 होता है ना, क्योंकि 19/11 था, 19 30 57/11 तो ये जाएगा 33, बिल्कुल जाएगा, है ना। पॉजिटिव का 33/11, तो हमको ये 3 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बात कर लेते हैं, इसमें देख लो भाई, इसमें हमने रखा -6/11 तो -18/11 और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 19 × 95 95/11, है ना। अब ये 18 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 77 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 77/11 हमारे पास 7 मिल जाएगा। इसका मतलब दोनों ही दोनों ही हमारे पास समीकरण दिए हैं, दोनों ही इक्वेशन वो संतुष्ट हो गए हैं, सेटिस्फाई हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया -6/11 और y का मान -19/11 एकदम परफेक्ट है, इनको कोई भी गलत नहीं कर सकता है किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये अपने आंसर हो गए, क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे दिया है कि 5x + 2y = 3 एंड 3x + 2y = 5। तो आप यहाँ से कह रहे हैं कि ax = b से, यहाँ पर आप व्यू आपने बनाया, a के लिए जो आप व्यू हो गया कितना हो गया 5 3 2 2। कैपिटल x के लिए आप कहेंगे भाई स्मॉल xy, कैपिटल b के लिए कह दे हो गया हमारे पास 3 एंड 5, ठीक है ना। कैपिटल B के लिए हो गया 3 5। अब यहाँ पर हम लोग मॉड ऑफ A की वैल्यू निकाल लेते हैं, सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की बात करें 5 3 2 2 है तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 6 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4। दैट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। A आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया, A इनवर्स निकाल लेंगे। सिंपल, वही सारी चीज़ें सवाल रिपीट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन सब सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास 4 आ गए, तो आप यहाँ पर कह रहे हैं चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ 4 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए A व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसलिए A इनवर्स का अस्तित्व है, ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना।
ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, बात करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए की करेंगे, जो कि हो जाएगा ए के सहखंड का परिवर्त, ए के सहखंड का परिवर्त, और राइट, ए के सहखंड का परिवर्त। तो ए के सहखंड का परिवर्त कैसे भाई, जो हमारे पास आव्यूह ए दिया है भाई, आव्यूह ए कितना दिया, आव्यूह ए दिया ये 2 3 2 5, तो इस तरीके से गिनती करते हैं ना, 2 से 3 फिर 2 फिर 5, और इन दोनों के लिए दो पहले प्लस फिर माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से आता है, तो 2 -3 -2 5 इस तरीके से आ जाएगा, है ना, 2 -3 -2 5 इस तरीके से आ जाएगा। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 -3 -2 एंड 5, और राइट सो, है ना, 2 -3 -2 5, यानी 2 -3 -2 5, और इसका परिवर्त चाहिए, यानी ये हमारे पास हो जाएगा डैश के रूप में। अब अगर बात करते हैं यहाँ से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू हो गई 2 -3 -2 एंड ये 5 करके आ गई। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे भाई ए इनवर्स विच इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ए का सारणिक और ए का एडजॉइंट। सो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी 1/4, एडजॉइंट हमने निकाला है 2 -3 -2 एंड 5। अब यहाँ से सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं क्या, x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कितना है 1/4, ये है 2 -3 -2 5, एंड बी की जो वैल्यू थी हमारे पास 3 5, है ना, बी की वैल्यू थी हमारे पास 3 5, ओके, ऑल राइट। सो x बराबर हो रहा है 1/4, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 -5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9 5 25, ओके, कितना मिल जाएगा 1/4 माइनस का 4 एंड 25 में से ये 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 16, है ना, 16, तो 4 का भाग दे लो, तो 4 का भाग देने पर कितना हो जाएगा -1 और 4, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः सिंपली x का मान हो गया -1 और y बराबर हो गया हमारे पास 4, है ना, ये हमारा आंसर आ जाएंगे। अब बस कुछ नहीं, एक बार आपको आंसर जो है चेक जरूर कर लेना। देखो कुछ करो या ना करो आगे, मतलब चेक आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपके मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि जो हमने x का मान -1 और y का मान 4 निकाला है वो सही निकाला कि नहीं निकाला। तो x का मान -1 और y का मान 4 रख के देख लेंगे। यहाँ पर -1 रखेंगे तो -5 और 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो ये 3 बच जाएगा, अच्छी बात है, हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पर रखते हैं तो -1 रखने पर ये बचेगा -3 और 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 में से 3 गया तो 5 बच गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ है। तो जो कुछ भी किया है बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। आपको इस तरीके से सवाल दे दिया कि 2x + y + z बराबर 1, x - 2y - z बराबर 3/2 एंड 3y - 5z बराबर 9। चाहो तो आप इसमें 2 का इस तरफ गुणा कर लो, ठीक है। तो अगर हम इसका 2 का यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो 2 का गुणा करने पर हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 4y - 2z बराबर 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिल जाएगा। देन हम लोग कह सकते हैं भाई ax बराबर b से, ठीक है, ax बराबर b से। तो इस रूप में अगर करते हैं तो a का जो आव्यूह रूप हो गया, तो a का आव्यूह कितना हो गया, यहाँ पर हम बात करें तो 2 1 1, यहाँ से 2 1 1, यहाँ पर हो गया 2 - 4 - 2, 2 - 4 - 2, यहाँ से हो गया, x है नहीं तो x का मान 0, ये हो जाएगा 3 माइनस का 5, ये हो गया हमारे पास आव्यूह a। देन कैपिटल x की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल x में स्मॉल x y z हो गया, और कैपिटल B में अगर हम बात करें तो 1 3 और 9, है ना, 1 3 9 करके ये हमको मिल गया। अब इसका हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 0 1 - 4 3 1 - 2 - 5, है ना। तो इसको हम लेते हैं 2 और 5 को 20, है ना, और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ओके, माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो माइनस का 10 और -0 ले लेते हैं, और प्लस में 1 अगर हम बात करते हैं तो 3 दूनी 6, माइनस के लिए 0 आ जाएगा सिंपली, है ना। तो 26 है, अच्छा 26 दूनी 52 ही हो गया, फिर यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस का 10, ऑल राइट, और प्लस का 6, तो कितना आ जाएगा भाई 68 आ जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा 68। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, दैट इज a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है,
ओके, विद क्रमणीय अवयव है। अब ए विद क्रमणीय अवयव है तो इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ओके, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ए इनवर्स का अगर अस्तित्व है तो सबसे पहले आपको निकालना है ए का सहखंड, ए का सहखंड या सहगुणनखंड या कोफैक्टर। तो ए का सहखंड निकालने के लिए कैपिटल सी ले लिया हमने इसको, है ना। और मैं आपको बताने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर ए लिख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, आपको दिखता रहे कि भाई आप भी जो ए है जिसके बारे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो आखिर है क्या। और ना सेकंड निकालने में मैं तो कर दूँ तुरंत, लेकिन आपको हवा हवा में लगेगा, इसलिए मैंने साइड में ये लिख लिया। बाकी वो आपको निकालना आता है किस तरीके से निकालेंगे, एक ही बार में निकाल लेंगे अपन, है ना। सो ए का सेकंड और चिन्ह भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से। तो इस पहले आएगा चिन्ह प्लस का, ये लाइन छूटी, 5 को 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस हो रहा है, देन माइनस का चिन्ह आएगा और ये छूटेगी लाइन तो माइनस का 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना, 5 दूनी 10 और ये 0 आएगा। ओके ऑलराइट, फिर प्लस की बात करें तो ये लाइन छूटेगी तो 3 दूनी 6 हो रहा है, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो रहा है और ये माइनस में हमने 0 ले लिया। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। सो ये वाली लाइन छूटी, ठीक है ना, ये देखने में बढ़िया अच्छी तरीके से समझते जाना, पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली लाइन छूटी, सो माइनस का 5 ये छूटी, माइनस का 5 और 3 एकम 3 माइनस का 3, फिर प्लस में सो कोने वाले पकड़ते हैं, तो ये माइनस का 10 और माइनस का 0, फिर माइनस में, और इसके लिए अगर हम बात करें तो 3 दूनी 6 माइनस 0, ठीक है भाई। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो ये लाइन छूटेगी, है ना, चिन्ह आएगा प्लस में, ये लाइन छूटेगी चिन्ह आएगा प्लस में, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 4 आएगा, माइनस ले लेते हैं, ये लाइन छूटेगी तो 2 दूनी 4 माइनस का 4, ये लाइन छूटी 2 दूनी 4 हो रहा है माइनस का, और 2 एकम 2 हो रहा है माइनस का, प्लस में यहाँ पर हमने ये लाइन छूटी तो माइनस का 8 हो गया और माइनस का 2 हो गया। ठीक है भाई, इतना हमको सिस्टम कुछ दिख रहा है। तो यहाँ से हमने अगर सहखंड की बात करते हो तो सी निकाल लिया, कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है 26, 10, 6 और 5 3 8 आ जाएगा, है ना, और ये हो रहा है माइनस का 10 माइनस का 6 और ये हो गया 2 एंड 6 एंड कितना हो जाएगा ये माइनस का 10, ठीक है ना। तो कुछ ये आपका सहखंड हो गया। इसके बाद हम लोग को चाहिए ए का एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए जो कि कहलाता है सी डैश, सी डैश का मतलब कितना हो जाएगा ये, अगर हम बात करें तो 26 10 6, फिर ये 8 माइनस 10 माइनस 6, फिर ये 2 6 माइनस का 10, तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद हम बात करते हैं ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स होता है हमारे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया था 68, 1 अपॉन 68, और एडजॉइंट ए हो गया हमारे पास 26 10 6 8 माइनस 10 माइनस 6 और 2 6 माइनस 10, कुछ इस तरीके से हो गया, अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं x की। सो फॉर्मूला हमारे पास है, सो x बराबर ए इनवर्स b, है ना। सो ए इनवर्स कितना 1 अपॉन 68, 26 10 6 8 माइनस 10 माइनस 6 2 6 माइनस 10, और b की वैल्यू थी हमारे पास 139 करके, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 1 अपॉन 68, 26 एकम 26, 8 3 24, 9 दूनी 18, देन ये 10 आएगा माइनस का 30 हो जाएगा, 9 30 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 हो रहा है यहाँ पर, फिर आएगा 6 एकम 6 माइनस 18 और माइनस का 90, ठीक है ना। हाँ भाई, सो 1 अपॉन 68, यहाँ पर कितना बचना है भाई 26 24, अगर हम बात करें तो 30 50 68 हो जाएगा, है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 30 कम कर लो इसमें से, माइनस का 20 बचा, माइनस 20 इसमें और कम करेंगे तो 34 आ जाएगा हमारे पास, है ना, प्लस का 34 आएगा। और राइट, सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 18 ये 108 हो रहा है, और 108 में से ये 6 जाएगा तो ये हमारे पास 102 बच जाएगा, माइनस का 102, है ना। सो हम भाग देंगे, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हमारे पास स्मॉल x y z, और अगर हम भाग देते हैं तो ये आएगा 1,
इसमें भाग देंगे तो ये कहलाएगा 1/2, क्योंकि ये आधा मामला है और यहाँ पर 68 का डबल होता है 100 नहीं होता है 100, तो कितना आएगा 102/68 करेंगे, ठीक है ना। सो माइनस का 102/68 करके देखते हैं। सो कितने से आएगा, 4 से आएगा क्या, बिल्कुल 4 से आएगा। तो 4 एकम 4 और 7 चौको 28, ठीक है ना, 7 चौको 68 होता है हाँ। सो 4 से 4 दूनी 8 और राइट 4 से 4 दूनी 8, तो नहीं आएगा भाई, 22 हो रहा है, 4 से कहाँ जाएगा। ओके 2 से कर लो। सो माइनस का 51/34, देन 3 से 17 3 51, 17 दूनी 34, 17 से आएगा, 17 दूनी 34, 17 3 51, है ना। सो निगेटिव का 3/2 आ रहा है बेसिकली, माइनस का 3/2 आ रहा है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, चलिए ओके। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सिंपली, अतः x का मान हो गया हमारे पास 1, y बराबर आ गया हमारे पास 1/2 एंड z का मान आ गया माइनस का 3/2, ठीक है। और देखो मेरा तो ये है कि भाई इतना आंसर हो गया और मुझे पता है आंसर सही हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई ढिलाई ना हो। कहने का मतलब अगर आंसर आ गए हैं तो चेक हर बार करना है, ठीक है ना। और इवन आप लोग सवाल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, इतने सारे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, सवाल सारे बन जाएंगे आपसे, है ना। हाँ लेकिन और मुझसे पूछा जाए तो लिटरली मैं ये कहूँगा कि आप में से 1% भी बच्चा नहीं होगा जो शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो देखेगा, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं ना, आप सवाल समझो और उसके बाद सवालों को आप लगा दो, और वीडियो पूरा ना भी देखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात यह है कि आपको चीज़ समझ में आ रही है, और वीडियो देख के टाइम उसमें लगाने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत बढ़िया बात रहेगी। लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि भाई सिलेबस है, आपका सिलेबस के अंतर्गत है, आपको चीज़ चाहिए है, तो मैं अपना कर्तव्य जो है, जो मेरा फर्ज है भाई कि मुझे आपको पूरा कोर्स एक एक सवाल के साथ एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए देना है, तो मैं वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, है ना। और सवाल को हल करना नहीं करना इस चीज़ में मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप लोग कर लीजिएगा, आप नहीं, मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से इन सारे सवालों को भी देख लें, समझ लें। कहीं अगर आप किसी एक सवाल में अटके तो आप वीडियो में पीछे आके भी देख सकते हो भाई कहाँ पर क्या मामला, गलत तो नहीं हो गया कोई, है ना। हाँ सो वही बात है, हमारे पास x का मान आ गया था 1, y 1/2, z आ गया -3/2, सिंपली यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। सो 1 रखने पर ये आएगा 2, y के लिए आएगा हमारे पास प्लस में 1/2 और z था माइनस का 3/2, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 1 3 हो जाएगा, है ना, 2 1 3 नहीं 4 आएगा, 2 4 1 5, 5 में से 3 गया तो 2/2, अच्छा 2/2 निकल के आएगा, 2/2 1 होता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर एलसीएम लोगे ना, यहाँ पर बटे 1 है, एलसीएम लोगे 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो 2/2 हमारे पास सिंपली 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रखते हैं तो 1 1 हम 1 हो रहा है, यहाँ पर माइनस है, अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2 गुणे 1/2, तो कितना माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ पर -3 है, लेकिन जेड का मान है माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, सिंपल 1 से 1 कटा, 3/2 जो हमको चाहिए वो 3/2 यहाँ पर आ रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 नहीं है, ठीक है, y का मान 1/2 तो ये हो रहा 3/2 और z का मान माइनस का 3/2, तो माइनस माइनस प्लस 5 15/2, यानी 15 3 18/2, 18/2 जो कि 9 होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने आंसर जो है वो सही निकाला है तो इस समीकरण जो है वो सेटिस्फाई होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया x बराबर 1, y बराबर 1/2 एंड z बराबर माइनस का 3/2। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको x y z के रूप में 3 समीकरण दे दिए हैं। ये आपको कह रहा है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ax बराबर b से इनका हम आव्यूह रूप लेंगे, मैट्रिसेस के रूप में इनको लिखेंगे, तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो रहा है 1 2 1, फिर माइनस का 1 1 1 एंड यहाँ पर हम बात करें तो 1 -3 1, कुछ ये है हमारे पास। देन कैपिटल एक्स की अगर हम बात करते हैं, सो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वाई जेड के रूप में हो गया, और कैपिटल बी की अगर हमने बात की तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 0 2। अब हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात कर लेते हैं, है ना। तो ए का अगर हमने सारणिक निकाला 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना, ए का सारणिक, तो ये कितना आ जाएगा, बात करें तो 1
1 के लिए निकल के आएगा ये कितना, 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, ठीक है ना। देन यहाँ पर बात करो बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है ना भाई, माइनस माइनस प्लस होता तो ये 1 ले लिया हमने सीधा सीधा सिंपल, और 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, है ना। ये छूटेगी लाइन, 2 एकम 2 और ये माइनस का 3 है लेकिन बीच में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब प्लस का ये 1 ले रहे हैं हम लोग, और 2 एकम 2 और माइनस 1 एकम 1, ठीक है ना। अच्छा 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो रहा है, ठीक है। 3 2 5 एकम 5 हो जाएगा, ये भी ठीक है। 2 में से 1 गया, सो 2 में से 1 गया, 1 बचा, ये भी ठीक है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमको 10 मिल गया। अब यहाँ पर सिंपली आप कह देंगे कि चूंकि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय अवयव है ना, ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ए का सेकंड, है ना, ए का सेकंड यानी कि कैपिटल सी के बारे में। तो फिर वही बात, यहाँ पर मैं साइड में जो कैपिटल ए है उसको लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1, ठीक है ना। ऑल राइट, सो ये हमने कैपिटल ए ले लिया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, हमको सेकंड निकालना है ना। तो कितना हो जाएगा सेकंड के लिए, पहली बात चिन्ह ध्यान रखना है, प्लस 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, माइनस का आएगा, है ना, क्लियर बात है। 1 एकम 1 और माइनस का 3 है, चूंकि माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, फिर ये छोटे 2 एकम 2 हो गया, और माइनस माइनस 3 एकम 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। ऑल राइट, फिर चिन्ह आएगा प्लस का, सो ये छोटा 2 एकम 2 लेना है, माइनस का 1 लेना है, आगे चिन्ह माइनस का, है ना, चिन्ह माइनस का, तो 1 एकम 1 माइनस का 1 और माइनस का 1, फिर प्लस में 1 एकम 1 माइनस का 1 एकम 1, ठीक है। फिर माइनस में ये आएगी हमारे पास 1 प्लस में 1, ओके, और फिर प्लस में चिन्ह, ठीक है, ये लाइन छूटेगी, तो ये माइनस 3 है, 3 एकम 3 प्लस में हो जाएगा और माइनस का 1 आएगा। देन माइनस की अगर हम बात करते हैं तो ये लाइन छूटी, माइनस का 3 और 2 एकम माइनस का 2, ठीक है। और प्लस में अगर हम बात करते हैं तो ये लाइन छूटेगी, तो 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो ये को फैक्टर हमने निकाल लिए ए के। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग सी की वैल्यू जो कह रहे हैं 3 माइनस 5 1 और 2 0 माइनस 2 2 और 5 एंड 3, कुछ ये हो गई, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 और 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, सिंपली ये हम लोग 4 ले लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की, एडजॉइंट ऑफ ए जो कि होता है सी डैश, यानी हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3, ओके, सी हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स होता है हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था 1 अपॉन 10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आएगा हमारे पास 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैपिटल एक्स की, जो कि ए इनवर्स बी, कैपिटल एक्स ए इनवर्स बी। तो सिंपली यहाँ पर 1 अपॉन 10 एंड 4 माइनस 5 1 2 0 2 2 0 माइनस 2 एंड 2 5 3, ठीक है, 2 5 3, और राइट, सो 2 5 3 एंड कैपिटल बी जो था हमारे पास कितना था, 402 था, है ना, 402, ऑल राइट। मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया मेरे प्यारो, 1 अपॉन 10 और 4 चौको 16, 2 का गुणा करेंगे 0 के साथ, तो ये 0 हो रहा है, और प्लस में 2 दूनी 4, यहाँ पर करते हैं तो माइनस का 20 प्लस का 0 प्लस का 10, और यहाँ करते हैं तो 4 एकम 4 0 3 दूनी 6, ठीक है भैया, ओके जी। सो 1 अपॉन 10 और 20 माइनस 10 प्लस 10, है ना। सो कैपिटल एक्स बराबर यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स वाई जेड, जो हो गया हमारे पास 2 माइनस 1 1, है ना, और हम लोग कह रहे हैं अतः x बराबर 2 y बराबर -1 एंड z बराबर 1, ठीक है ना। तो सिंपली ये आंसर हो जाएगा।
अब हमारे पास क्या काम रह जाता है, हमारे पास ये रह जाता है काम कि हमको उत्तर की चेकिंग करनी है, जो हमने निकाला वो सही निकाला कि नहीं, भाई हमारा आंसर सही आ रहा कि नहीं, ठीक है ना। सो हमारे पास आंसर के रूप में था x का मान 2, y का मान -1 और z का मान 1, है ना। 2 -1 1 यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, 2 -1 है तो माइनस माइनस +1 और +1 करके 4 हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पर रखते हैं 2, सो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -1 है और माइनस का 3 है, तो सिंपली हमारे पास 0 मिल जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 है, -1 है और प्लस में 1 है, तो हमारे पास ये प्लस का 2 मिल रहा है। इसका मतलब जो कुछ भी हमने आंसर के रूप में निकाला है एक्स वाई जेड की वैल्यू, वो एकदम परफेक्ट है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपको आगे के सारे सवाल ही बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। एक जैसे सवाल जा रहे हैं, किसी में भी कोई भी ये नहीं, ये सारे सवाल आपको मेनली प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है ना। देखते हैं, आपको दे दिया 2x + 3y + 3z = 5 एंड x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ax बराबर b से, ax बराबर b से। तो यहाँ पर आप व्यू की वैल्यू ले लेंगे कैपिटल A, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 1 3, देन 3 -2 -1, देन 3 1 एंड -2। कैपिटल X की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर स्मॉल XYZ ले लिया, एंड कैपिटल B की अगर हमने बात की तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 -4 एंड 3, इस तरीके से। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा है हमारे पास 2 1 3, 3 -2 -1 एंड 3 1 -2 करके इसको सॉल्व करना है हमको। सो 2 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 3 रहेगा, यानी यहाँ पर बात करते हैं तो माइनस का 2 माइनस का 3 एकम 3 हो रहा है, देन प्लस में ये 3 आएगा, है ना। सो माइनस का 1 और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6। ओके, सो क्लियर बात देते हैं, ये हो जाएगा 1 और 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और राइट। सो 4 एकम 4, 4 1 5 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। 3 2 5, 3 15 प्लस 15, है ना, और 5 3 15, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा, 40 आ गया। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपली कह रहे हैं कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, इसलिए A एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और A व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो A इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, चूंकि मॉड ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हम कह रहे हैं इसलिए A व्युत्क्रमणीय आव्यूह A इनवर्स का अस्तित्व है। सिंपल बात है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे, तो आप लोग निकालेंगे A का सहखंड, A का सहखंड, है ना। सो A का सहखंड यानी कि कैपिटल C, A का सहखंड यानी कैपिटल C की अगर हम बात करें तो कैपिटल C अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको दिखाने के लिए बता दूं कि आप भाई जो हमारे पास कैपिटल A है वो कितना दिया था, ताकि आपके पास आंखों के सामने फ्रेम में आपको पता चलता रहे कि भाई हो क्या रहा है, भाई कहानी जा कहाँ को रही, ये भी तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, है ना। एक आइडिया रहना चाहिए भी जो अपनी कहानी है वो जा कहाँ रही, ठीक है भाई। चिन्ह आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, सो चिन्ह प्लस का, देन यहाँ पर ये आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 1 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। फिर माइनस का चिन्ह ले लेंगे और ये लाइन छूटेगी तो माइनस का 2 और माइनस का 3 आएगा, ठीक है भाई। इसके बाद चिन्ह प्लस का आएगा, ये छूटा तो -1 -3 दूनी 6, ठीक। देन चिन्ह आएगा माइनस का और ये लाइन छूटेगी, 3 दूनी 6 -6 और माइनस माइनस 3 एकम 3, प्लस का चिन्ह -4 और -3 का 9, माइनस आएगा चिन्ह। देन ये लाइन छूटेगी तो माइनस का 2, है ना, माइनस का 2 और -3 का 9, ठीक है भाई। आगे बात करें तो ये होगा चिन्ह प्लस का, और यहाँ पर 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, है ना, चिन्ह माइनस का, और चिन्ह जो हो गया माइनस का, ये लाइन छोटी यहाँ पर 2 एकम 2 माइनस का 3 एकम 2 एकम 2 3 एकम 3, ठीक है भाई। चिन्ह प्लस का और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये सिस्टम अपना बन गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सहखंड यानी कि कोफैक्टर, ठीक है ना,
को फैक्टर हमने क्या निकाल लिए 5 और 3 2 5 है ना, और प्लस में तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 6 1 7, ये 7 आ जाएगा। देन -6 में से 3 जाएगा तो ये माइनस का 3 हो रहा है, ये 3 बन जाएगा हमारे पास, और 9 4 13 हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा, और ये 11 आ जाएगा। ओके ऑलराइट, सो 3 6 3 9 हो जाएगा, और -1 करके करके तो ये 1 मिल रहा है हमारे पास, और ये माइनस का 7 मिल रहा है ना। यहाँ से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर अपन मिस्टेक कर रहे हैं इस जगह पर। तो अगर हमने इसको पकड़ा तो ये लाइन छूटी हमारी, ये लाइन छूट जाएगी, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो -1 हो रहा है, बीच में होता है माइनस, तो 3 2 नीचे माइनस माइनस प्लस कर हो जाएगा। यहाँ पर कितना होना है, प्लस होना है। तो 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचना है प्लस का 5 है ना, और राइट सो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5। तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए की बात करें जो जाएगा सी डैश, यानी कि ये आ रहा है 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 है ना। सो सिंपली सी डैश हमारे पास ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ए इनवर्स की, 1 अपॉन और डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए है ना। सो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए आया था 40 और एडजॉइंट ए 5 5 5 5 5 5 3 -13 11 9 1 माइनस का 7, इतना सिस्टम अपने पास था, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला हमारे पास x बराबर a इनवर्स b, यानी 1/40 और ये हमारे पास 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7, और जो हमारे पास b का मान था भाई, b का मान कितना था हमारे पास, b का मान जो था 5 -4 -3 है ना, ये था भाई। कुछ नहीं, गुणा कर लेंगे सिंपली, 1/40 और 5 25 -4 12 और -9 27, ठीक है भाई, कितना हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, हम बात करें तो -27 है, तो यहाँ हो जाएगा -2, माइनस का 14 आएगा, माइनस का 3 नहीं है, प्लस का 3 है। ये जो 3 है ना, किसका था, प्लस का 3 था, प्लस का 3 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 27 प्लस 27। अब ठीक है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो 15 बचेगा, तो 40 हो जाएगा। हाँ अभी सही है, 25 हो रहा है। आगे की बात करें तो गुणा करते हैं 25 13 दूनी 26 दूनी 52, तो माइनस माइनस प्लस का ये 52 हो रहा है, और ये प्लस में हमारे पास 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 25 हो रहा है, और माइनस का 44 आ रहा है, और माइनस का 7 21 आ रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ से हमारे पास कितना बच रहा है, 1/40। अच्छा 12 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 और 25 हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। 52 3 55 60 80 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 21 है, 21 इसमें से निकाल दो तो प्लस का 4 बचेगा, इसमें जाएगा तो माइनस का 40 बच जाएगा। तो 40 का भाग देने पर हमारे पास 1 2 -1 आ जाएगा। तो कैपिटल X बराबर हम लोग कह रहे हैं स्मॉल x y z, 40 का भाग देने पर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1 2 माइनस का 1। तो यहाँ पर आप सिंपली कह रहे हैं कि भाई अतः x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर -1, ठीक है, ये आंसर। और जाने से पहले कि आगे हम अगला सवाल लगाएं उससे पहले आपको चेक करना होगा कि जो हमने आंसर निकाले वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, सही है ना। तो ये हमारे पास सवाल हो गए है ना। x का मान 1 2 -1 आया, देख लीजिए 1 2 -1 है, इसमें रख के हम लोग चेक करेंगे 1 2 -1। सो 2 एकम 2 1 है ना, और 2 3 दूनी 6 और -1 यानी कि माइनस का 3, तो 6 2 8, 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो 1 2 -1 है तो 1 आएगा, -2 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा, और 1 आएगा तो 4 तो 6। 1 2 -1 है ना, 1 आया, 2 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 आएगा ना। हाँ 1 2 दूनी 4 माइनस का 4 और -1 है तो ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है। सो +1 में से -1 कटा, -4 बच रहा है हमारे पास, तो सिंपली आप -4 आंसर दे देंगे, ये -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 एकम 3 और 1 2 -1 था, तो माइनस का 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पर हमको 3 मिलना था। फिर से मैंने गलती करी, x का मान 1 2 -1, 3 एकम 3, यहाँ 3 रखना है, 3 एकम 3, ओके 3 एकम 3, ये अब सही है, 2 में से 2 गए, ये अब सही है, तो भाई सेटिस्फाई हो गया। तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन का मैटर होता है, कैलकुलेशन आप अच्छी तरीके से करिए। और कोई अगर देखो कॉन्सेप्ट, इतने सवाल हो गए, 13 सवाल हो गए, हद से ज़्यादा
इसके अलावा एग्जाम्पल में करवाए, हर एक सवाल में करवा रहा हूँ, अपने उससे करवा रहा हूँ, लगवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बाकी का मेन है आपको प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात मेन है कैलकुलेशन, कहीं पर भी जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में कैलकुलेशन गलती मत कर देना, ठीक है ना। एकदम अच्छी तरीके से सवाल करना और आराम से करेंगे तो आराम से सवाल हो जाएगा। दूसरा चेक करते रहना कि भाई, चेक जरूर करना है आपको, उत्तर जो आपको समीकरण जो दिए हैं वो उनको सेटिस्फाई जरूर कराना है कि भाई आंसर जो हमारा आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको 3 समीकरण दे दिए यहाँ पर, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, 3x प्लस 4y माइनस का 5z बराबर -5 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 12। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ax बराबर b से यहाँ पर हम आव्यूह रूप ले लेंगे। कैपिटल A के लिए अगर हम बात करते हैं तो 1 माइनस 1 2, फिर 3 4 -5 एंड 2 -1 एंड 3। सो कैपिटल X जो होगा हमारे पास स्मॉल XYZ एंड कैपिटल B हो जाएगा 7 -5 12, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेना है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो ये 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 एंड 3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A की अगर मैं बात करूँ तो ये A के लिए 1 हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 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 3 बार हो रहा है तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी ये माइनस लेंगे हम, प्लस माइनस प्लस 2 आएगा और 2 के साथ ये आएगा 3 एकम 3 माइनस का 3, 4 दूनी 8 माइनस का 8, इतना है ना। सो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है यहाँ पर, और 19 हो रहा है यहाँ पर, ये 19 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 3 11, 11 दूनी 22, माइनस का ये 22 हो रहा है। तो 26 में से ये 22 जाएगा तो जाएगा हमारे पास 4। अच्छी बात है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक जो आया वो पॉजिटिव 4 आया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो सिंपली हम लोग बोल रहे हैं कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहां से अब हम कह देंगे भाई ए का सहखंड, ए का सहखंड, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर साइड में ए की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमारे पास कितनी दी है भाई। ए की जो वैल्यू दी थी 1, ए जो आव्यूह था 1 3 2, इसके अलावा -1 4 -1 एंड 2 -5 3, 2 -5 3, कुछ ये वैल्यू आपको दी थी, ठीक है। तो हम लोग ए का सहखंड यानी कि कैपिटल सी अगर निकालते हैं, कैपिटल सी हमको चाहिए तो कैपिटल सी निकाल लेते हैं, है ना। तो होगा प्लस के लिए कितना आएगा, 4 3 12, है ना। आपको ये साइड में लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख लेना, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी का रफ में लिख लेना या फिर कुछ कैसे भी, ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको इसलिए लिख लेती हूँ ताकि आपको फ्रेम में पता चलता रहे, वरना मैं ये लिखूंगा नहीं और यहाँ पर हवा में नंबर लिखता हूँ तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होगा कि भाई नंबर कहाँ से प्रकट हो रहे। बाकी का आपको पता है, एक आइडिया है कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको 4.5 में बता दी जाती हैं। सेकंड यानी को फैक्टर और एडजॉइंट ए का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो 4.5 में है, ठीक है। तो ये हो गया 4 3 12, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइनस 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 3 बार आया है तो माइनस का ये हो गया हमारे पास 5, क्योंकि जो 5 है वो जो माइनस वो 3 बार हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो चिन्ह आएगा हमारे पास माइनस का, और यहाँ पर अगर हम बात करें इसको छोड़ा 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया 5 दूनी 10 करके, और फिर हमारे पास आएगा चिन्ह प्लस का, ठीक है ना, ये आएगा, और माइनस का 3 और 4 दूनी 8, माइनस का 8। अच्छा, फिर चिन्ह आएगा माइनस का और इसको हमने छोड़ा तो 3 माइनस का 3, है ना, और 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। चिन्ह प्लस का लेंगे तो 3 एकम 3 आएगा और 2 दूनी 4 आएगा। एक बार फिर से इसको हम लोग रीचेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन होने की चांसेस गलती ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज़्यादा रहता है आपका फाइंडिंग ऑफ कोफैक्टर, है ना। ऑल राइट, सो बच्चा लोग चलो देखते आगे। सो ये हमारे पास कितना हो रहा भैया मेरे प्यारो, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1,
है ना, और माइनस माइनस 2 एकम 2, ठीक है भाई। फिर चिन्ह प्लस का लेंगे, है ना, इसको छोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 माइनस का 4 दूनी 8 माइनस यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, इसको हटाएंगे तो हम लोगों को माइनस 5 एकम 5 माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3, तो कुछ ये मिल रहा है हमको कुल मिलाकर, ठीक है। एक बार हम लोग को चेक कर लेना है कि जो अपन ने किया वो सही किया नहीं। को फैक्टर को एक बार आप लोग अच्छी तरीके से चेक जरूर कर लीजिएगा। इसको छोड़ा 4 3 12, ठीक है, चिन्ह सही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह सब सही है, चिन्ह में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। 4 3 12, 3 बार आ गया माइनस तो माइनस का 5, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसमें होगा 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। फिर यहाँ पर बात करें तो माइनस का 3 4 दूनी 8 माइनस का 8 आएगा, ये ठीक है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो माइनस 1 का गुणा 3 में होगा तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। फिर कोने के बाद पकड़ेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 आएगा और 2 दूनी 4 माइनस का 4 रहेगा, ठीक है। यानी इसकी बात कर लें अगर हम, ये लाइन छूटेगी तो -1 और माइनस माइनस प्लस, हाँ देखा हो गया ना, पता चल गया ना। इसलिए मैं कहता हूँ को फैक्टर को अगर ध्यान रखिए, को फैक्टर को अपन को एक बार और अच्छे से चेक करना। इस लाइन को पकड़ो तो -1 का 1 से किया तो -1 आएगा, ठीक है, और 2 का -1 से करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर गलती अपन को मिल गई, बहुत अच्छी बात है। सो ये छोड़ेंगे लाइन तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ये लाइन छूटेगी तो माइनस का 5 माइनस का 6, ये भी सही है। और इसके अलावा ये लाइन छूटेगी तो 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस 3, अब सही है। देखा, एक प्लस माइनस की गलती हो रही थी अपन से, हाँ। तो इस बात को ध्यान रखना, हमको को फैक्टर यानी सहखंड निकालने के लिए, सहगुणनखंड निकालने में बहुत सावधानी बरतनी है। 12 में से 5 गया 7 माइनस 19 माइनस का 11 8 3 11, और ये हो रहा हमारे पास 1 प्लस का 1 बचाएगा, माइनस का 1 आ रहा है तो में से 1 बचेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा 11 4 3 7, तो कुछ इतना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए जो कि हो जाएगा सी डैश का मतलब ये कितना जाएगा हमारे पास 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स कितना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, है ना। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था हमारे पास 4 और एडजॉइंट ए 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7, है ना, ये है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं x बराबर जो कि होगा ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स 1 अपॉन 4 एंड 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7, एंड b की जो वैल्यू आ रही है भाई, b आपको क्या दिया था 7 माइनस 5 12, 7 माइनस 5 और 12, ठीक है भाई। इसका गुणा करा लेते हैं अंदर, है ना, तो गुणा कराने पर हमारे पास कितना आएगा 1/4 और 7 7 49 माइनस 5 12 3 36, तो माइनस का 36, ठीक है। फिर 19 7 133 हो जाएगा तो माइनस का 133 माइनस माइनस प्लस का 5, 12 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा, है ना, प्लस का 132 हो रहा है। तो भैया हमारे 133 से 132 का माइनस 1 बचा, यहाँ से बच जाएगा 4, ओनली प्लस का 4, 11 7 77 प्लस 5 और 12 7 84, ठीक है, बराबर 4 बचेंगे मतलब 7 84, ठीक है, ओके ऑल राइट। सो 1 अपॉन 4 यहाँ पर बात कर लो तो 36 में और ये 5 41 हो गया, ये बचेगा 8, 49 में से 41 गया तो 8 बच गया। यहाँ पर अपन ने बात की तो माइनस 1 जाएगा, यहाँ पर तो बचेगा 4, यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो 89 है और 77 जाएगा तो बच जाएगा 12 अपने पास, है ना। तो कितना हो रहा है यहाँ पर 4 का भाग देने पर 2 1 3, इस तरीके से कैपिटल एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली कह रहे हैं कि कैपिटल एक्स बराबर एक्स वाई जेड बराबर ये हो रहा है हमारे पास 2 1 3, ठीक है। तो सिंपली आपने कह दिया कि भाई अतः x बराबर 2 y बराबर 1 z बराबर 3 हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्या बचा अपना केस, अब बचा हमको
जो समीकरण दिए हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, आंसर अपना जो निकाला वो सही निकाला कि नहीं। तो हमने निकाला 2 1 3 करके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 2 1 3 रखा है यहाँ पर हमने। सो 2 1 रखा तो -1 और 3 रखा तो 3 दूनी 6, तो 6 2 8, 8 में से गया 7, ठीक है भाई। 2 1 3 रखो तो 2 3 दूनी 6, 1 तो 4 एकम 4, 2 1 3 है ना, तो 5 15 -15, अच्छा 6 4 10 जाएगा तो -5 बच जाएगा। फिर 2 1 3 रखा तो 2 दूनी 4, -1 3 तिरका 9, तो 9 4 13, 13 में से गया 12, बहुत बढ़िया, पौ 12। इसी प्रकार हमारे पास पौ 12 हो गई, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर आ गया है। x का मान 2, y का मान 1 और z का मान 3। किसी भी कीमत पर कोई भी इस चीज को सवाल को गलत नहीं कर सकता। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, कुछ काम है इन सवालों में आपको जो हमेशा ध्यान रखने हैं कि आप लोग उस समय देखो जल्दीबाजी होगी, बहुत सारा आपके पास सवाल होगा, अगर एक आध सवाल गलत हो गया तो फिर फंस गए, यार आप क्या करें क्या करें, क्या नहीं करें क्या नहीं करें, दिमाग भड़बड़ा गया, तो उस केस में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको पहली बार तो प्रेशर भी झेलना है, तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि आप कैलकुलेशन थोड़े बहुत ऊपर नीचे कराओ, तो बहुत ज़रूरी है। एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी, इसको आप जो है वो अच्छी तरीके से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और फिर आप XYZ के जो मान आएंगे उनको सेटिस्फाई तो कराना ही कराना है। अगर नहीं हो रहे हैं तो हर हाल में अच्छी तरीके से इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, अपने मन को, अपने दिमाग को काम रखिएगा, काम यानी ठंडा रखिएगा, थोड़ा सा शांति से सवाल को अच्छी तरीके से करिएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से प्रैक्टिस हो, अच्छे से मेहनत हो, सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ बढ़िया से हो जाए। इतना पेपर आता है कि आप आराम से पूरा पेपर 3 घंटे के अंदर अंदर कर पाओ और उसको एक बार चेक भी कर पाओ आराम से। लेकिन ये काम वही कर सकता है जिसने 100% तैयारी की हो, ठीक है ना। एक दो चीज़ें छोड़ दी होंगी, कर लेंगे हो जाएगा, तो फिर उस मामले में ये चीज़ बिल्कुल भी आपके लिए काम नहीं करेगी कि 3 घंटे के अंदर आप आराम से पेपर दे के आ जाओ। अगर आप 3 घंटे के अंदर आराम से पेपर दे के आ रहे हो, इसका मतलब आपने 110% तैयारी एकदम पुख्ता की है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, और क्या ही कहें क्वेश्चन नंबर 15 के जलवे, मतलब यार क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की, इतना सब कुछ लिखने की। भाई ये 3 समीकरण दे देते, हम सिंपल इसको हल कर लेते, लेकिन नहीं, कह रहे हैं जनाब कि यदि a बराबर इतना दे दिया है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए, a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। भाई हम लोग यहाँ पर इतना सब काम वही तो करते आ रहे हैं, और ये जो a है कोई अलग तो है नहीं है। अगर हम एक ही बात कर लें, यहाँ पर आप देखें तो 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, 1 1 - 2, वही चीज़ तो है। तो पता नहीं क्यों, जो भी बात है अच्छी बात है। क्रियाकलाप NCERT ने कहा थोड़ा क्रियाकलाप करो, और NCERT ने कहा कि भाई स्कूल की रास्ता है आपकी यहाँ से यहाँ सीधे जाने की, ये रास्ता खुली हुई है, लेकिन हम चाहते हैं स्टूडेंट से कि थोड़ा सा वो मैराथन करे और वो इस तरीके से आए, ठीक है। स्टूडेंट थोड़ी सी मेहनत करके इस तरीके से स्कूल पहुँचे। अरे भैया जब सीधी रास्ता है तो सीधे काम करो ना, क्यों ये इतनी खिचड़ी पका रखी है, सीधे सीधे सवाल के बारे में बात कर लो। भाई प्रैक्टिस करनी है, हम लोग इतने सवाल लगाते हैं, एक सवाल और हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप घूम के आइए। चलो अच्छी बात है, ठीक है, करना अपन को वही है, इन 3 समीकरण को पकड़ के हल ही करना है। तो ax बराबर b से, ax बराबर b से, ठीक है ना। तो और शुरुआत की कुछ चीज़ का कोई खास मतलब नहीं है, अपन को करना इसको, ये 3 समीकरण दिए, 3 समीकरण को पकड़ के इनको अपन को हल कर लेना है। सो इनकी अगर मैं बात करूँ ax बराबर b से, तो कैपिटल A, तो कैपिटल A हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 माइनस का 2, एंड कैपिटल X बराबर स्मॉल XYZ हो गया। कैपिटल B बराबर हमारे पास हो गया 11 माइनस का 5 एंड माइनस का 3। ऑल राइट, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। देन हम लोग बात कर लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A की। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A का सारणिक 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 के साथ आएगा -2 दूनी 4, माइनस प्लस 4 एकम 4, फिर माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि किस तरीके से होता है, ये -3 दूनी 6, माइनस प्लस 4 एकम 4, फिर प्लस का 5 हो रहा है, तो प्लस के 5 के साथ ये सिस्टम बनेगा 3 एकम 3, माइनस का 2 एकम 2, ये कट गया, 0 हो गया, यहाँ बचा -2, माइनस का 6 बचेगा, एंड ये बचेगा 1, तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको कितना मिल गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 1,
और आप कह रहे हैं कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज़ बता दी कि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ए का सहखंड। ए का सहखंड यानी कि कोफैक्टर, कैपिटल सी हमने मान ले लिया और यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइड में ज़रा मैं ए लिख लूँ ताकि आपको फ्रेम में जो ए है वो प्रॉपर दिखता रहे। 2 3 1 -3 2 1 और 5 -4 -2। ठीक है, ये था आपके पास। तो सेकंड निकाल लेंगे, चिन्ह अपना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपल बात है। सेकंड की बात कर लेते हैं। माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है भाई, चिन्ह माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। सो माइनस प्लस 3 थोड़ी लेते, 3 नहीं लेते। चिन्ह रहेगा हमारे पास किसका? चिन्ह रहेगा हमारे पास माइनस का, चिन्ह रहेगा माइनस का। सो माइनस का चिन्ह रहेगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 है ना, इसको हटाया, 3 दूनी 6 माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस लेंगे अगले में चिन्ह, तो 3 एकम 3 माइनस का 2। ठीक है भाई, फिर यहाँ पर बात करेंगे माइनस की, तो ये कितना हो जाएगा, इसको छोड़ा हमने और माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, फिर चिन्ह प्लस का और 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस का 5 आएगा। ठीक है भाई, और चिन्ह आएगा माइनस का और हम लोग ये छोड़ेंगे तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, चिन्ह रहेगा प्लस का। तो आएगा 12 माइनस का 10 माइनस माइनस का 8 3 5 15 और चिन्ह प्लस का। ठीक है, तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 3 का 9। और को फैक्टर को हमको एक बार अच्छी तरीके से रीचेक कर लेना भैया, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी उसमें। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये आएगा देखो 2 दूनी 4 माइनस का 4 होगा और माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस 4 प्लस 4। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें 3 दूनी 6 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। देन 3 एकम 3 और 2 एकम 2 माइनस का 2 आएगा, अच्छी बात है। फिर अगर हम बात करें इसमें तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और 5 एकम 5 माइनस का 5 आएगा। फिर कोने वालों को पकड़ना है, 2 दूनी 4 माइनस 4 और 5 एकम 5 माइनस का 5। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें तो इस वाली पट्टी को छोड़ेंगे, 2 एकम 2 प्लस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, फिर इसको हम लोग पकड़ते हैं तो 4 3 12 प्लस 12 हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 10 हो गया। देन माइनस का 8 और माइनस का 15 आएगा। देन 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। एकदम परफेक्ट है भाई, को फैक्टर हमने निकाल लिए, एकदम परफेक्ट है। तो ये हो रहा हमारे पास 0 माइनस माइनस प्लस का 2 और ये 1। देन 6 में से 5 गया 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 9 आएगा, यहाँ पर माइनस का 5 आएगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, वो भी प्लस का है ना, 9 4 13 हो जाएगा। ऑल राइट, सो कैपिटल सी, या आप कह रहे हैं एक को फैक्टर, एक का सहखंड, एक ही सहगुणनखंड, कोई भी कह लीजिए। तो ये आगे अब हम बात कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की, जो कि हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कैपिटल सी डैश, यानी कि इसको हम लोग सी डैश को लिखें 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस का 5 2 23 13। और ए इनवर्स की बात करें तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, यानी कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू थी -1 की और एडजॉइंट ए है 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 2 23 13 2 23 13। सो यहाँ से हमारे पास चाहो तो -1 का गुणा कर लो अंदर, ठीक है ना। अगर -1 का गुणा आराम से हो जाएगा तो -1 का गुणा करना चाहो तो -1 का हम लोग गुणा भी कर लेते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर हम बात करें तो हो जाएगी 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 माइनस का 13। सिंपल है ना भाई, -1 का तो आराम से गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देन हम लोग बात कर लेते हैं x बराबर ए इनवर्स b, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो ये हमने ए इनवर्स निकाल लिया क्योंकि सवाल में आपसे कह रहा था कि तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है।
आपको अगर बात बताएं तो ये आपको कह रहा था सवाल में कुछ इस तरीके से कि भाई ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो कुछ नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे भाई ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए यहाँ तक। तो इसमें आप ये ए इनवर्स के लिए इतना आंसर ये कह सकते हैं भाई ये इतना आंसर है अपना। फिर आगे बात करें तो हमको निकालना है एक्स वाई जेड का मान। सो समीकरण निकाय को हल करने के लिए कह रहा था आपसे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, यहाँ पर हम रखते हैं तो 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13, और b की जो अपने पास वैल्यू थी कितनी थी 11 -5 और -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। 0 और 5 एकम 5 और 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, वो भी प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ पर हो रहा -22, 9 पर 9 45 और 23 69 हो जाएगा है ना। तो माइनस माइनस प्लस का 69, और ये आगे हो जाएगा -11 5 25 13 30 39, वो भी प्लस में 39 है ना। सो यहाँ से हमारे पास कितना बच रहा 1 बच रहा। अच्छा ये 69 माइनस का अगर हम बात करें तो 69 माइनस का 67 हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 39 माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ से हम x बराबर कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स वाई जेड बराबर ये हमको मिल रहा है 1 -1 एंड 3। तो सिंपली हमने, मेरी भी बुद्धि देखो 69 माइनस 67 है तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा ना भाई, गजब गजब क्या ही सोचने लगता हूँ मैं। ओके, सो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3। तो हम कह रहे हैं अतः स्मॉल x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया, z का मान 3 हो गया। एक जैसे सवाल लगाते लगाते मुझे लगता है थोड़ा सा भ्रमित हो गया हूँ मैं भी, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। और राइट है, x का मान 1 2 3 आ गया है, z का मान यहाँ पर हमको सेटिस्फाई करा लेना है जो हमारे समीकरण दिए थे। x का मान 1 2 3 रख के इसमें हमको सेटिस्फाई करा लेना है। 1 2 3 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का मान रखने पर 2 रखेंगे तो -6 और 3 रखेंगे तो 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 में से 6 गया तो 11 बच जाएगा। यहाँ रखते हैं तो 3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 4 3 12, तो 4 3 7 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा -5। यहाँ रखिए 1, 2 रखने पर 2 और 3 दूनी -6 हो जाएगा, तो हमारे पास -3 मिल रहा है। इसका मतलब सारे समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं। अतः जो एक्स वाई जेड का मान जो हमने निकाला है वो बढ़िया तरीके से एक्स वाई जेड का मान एकदम बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, जो कि आपका एक्सरसाइज 4.6 का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। प्याज ले, गेहूं ले, चावल ले, बढ़िया है, सब्जी मंडी खुल। 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य भैया 60 रुपये दे दिया है। 2 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपये दे दिया है। 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये है। आप भी विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया चीज़ वही है जो अभी तक आप लोग 4.6 के अंतर्गत करते आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग प्याज, गेहूं और चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य यानी 1-1 किलोग्राम के लिए जो कीमत होगी उसको हम मान लेंगे क्रमशः XYZ के रूप में। ठीक है ना, तो अगर 1 किलोग्राम चावल की कीमत x रुपये है तो 4 kg के लिए 4x हो जाएगा। 3 kg गेहूं के लिए आप y मानोगे तो 3y हो जाएगा, और चावल के लिए z मानोगे 1 किलोग्राम चावल z रुपये में तो 2 किलोग्राम चावल 2z रुपये में, और इन सबको जोड़ के 60 रुपये। इस प्रकार से आपके पास 3 समीकरण आ जाएंगे तो जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन की बात कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले माना प्याज, गेहूं और चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम x रुपये, y रुपये और z रुपये है। सिंपल, इस प्रकार से प्याज, गेहूं और चावल के मैंने ले लिया। अब हम लोग शुरुआत में जो दिया है 4 kg, 3 kg और 2 kg, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समीकरण निकाय बनाएंगे। 4x + 3y + 2z करके हो रहा है हमारे पास 60। इसके बाद ये हो रहा है हमारे पास 2x + का 4y + का 6z बराबर 90 रुपये। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 2 कॉमन निकल रहा है, चाहो तो इसमें और मतलब इसको फर्दर और सॉल्व किया जा सकता है। 2 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ 45 बच जाएगा, तो आराम से ये सब कर सकते हो। बाकी का नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर 6 किलोग्राम प्याज यानी कि 6x + का 2y + का 3z बराबर 70 हो रहा है। ये 3 समीकरण बन गए। अब यहाँ से आपको पता है कि हम लोग करते हैं ax बराबर b से
तो यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल ए निकाल लिया, ए का आप व्यू 4 2 6। और मैं आपको बता दूँ इस तरीके के सवाल आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, रियली रहेंगे, आएगा ही नहीं इस तरीके का कोई सवाल, क्योंकि भाई आपको सॉल्व करना है। पहली बात इतना बड़ा सवाल लिख के नहीं देगा, दूसरी बात इस तरीके से चीज़ें आपको करके देगा ही देगा। तो 8 नंबर में ये सवाल आता है, तो इन सवालों में किसी को भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज में जितने सवाल थे, उदाहरण में जितने सवाल थे, पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ कराया गया है, एक एक चीज़, और मैंने खुद लगाए हैं। तो आपको भी कंजूसी नहीं बरतनी है सवालों को लगाने में, ठीक है ना। तो ये हमको मिल गया 4 2 6 3, यहाँ वाई है भाई 3 4 2 2 6 3, ये मिल गया। इसके बाद कैपिटल एक्स ले लेते हैं हम लोग स्मॉल एक्स वाई जेड के रूप में। फिर कैपिटल बी की अगर हमने बात कर ली तो ये हो गया हमारे पास 60 90 70 करके, ठीक है। और राइट, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम बात करें तो 4 2 6 3 4 2 2 6 3, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो 4 के साथ आएगा 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12, 4 3 12 6 दूनी 12 माइनस का 3। यहाँ पर बात करें तो 3 दूनी 6 माइनस का 36 और प्लस का 2, सो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 6 चौको 24। और राइट, सो 0 हो रहा है, और 36 में से 6 गया 30 बचा, 36 18 180 है ना, और प्लस का 180 आएगा है ना, और ये बचेगा 20, 20 में से 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, तो 140 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो गलती कर दी है यहाँ पर, और हमारे पास होना है 0 हो गया। 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा, माइनस का 30 30 या 90, तो ये प्लस का 90 आना है, और यहाँ पर आना है माइनस का 40 करके, सो 50 आना है, ठीक है ना। अब ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे ए का सह गुणनखंड या सहखंड। तो हम लोग निकालते हैं ए का सहखंड, ए का सहखंड यानी कि कैपिटल सी, और साइड में मैंने ए लिख लिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लस लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे इसमें, 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12, फिर बीच में आएगा माइनस का चिन्ह, 4 3 12 6 2 12, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और 3 दूनी 6 और माइनस 6 36, फिर प्लस लेंगे और ये चिन्ह छूटेगा तो दूनी 4 माइनस का 6 चौको 24, ये निकल के आएगा। फिर चिन्ह माइनस का आएगा, और यहाँ 3 3 का 9 2 दूनी 4, तो 3 3 का 9 माइनस 2 दूनी 4, फिर चिन्ह प्लस का 4 3 12 माइनस का 6 दूनी 12, फिर माइनस का चिन्ह, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो 4 दूनी 8 6 3 18, ये निकल के आएगा। फिर चिन्ह प्लस का, और यहाँ पर आएगा 6 3 18 4 दूनी 8, फिर माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, सो 6 चौको 24 माइनस 2 दूनी 4 प्लस का चिन्ह, 4 चौको 16 3 दूनी 6, ठीक है। अच्छी बात, एक बार और चेक कर लेना है। देखो सहगुणनखंड लिखने के तुरंत बाद ही इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। कैसे कि ये अपने हटाए, और 4 3 12 6 दूनी 12 12 माइनस 12, ठीक है। चिन्ह तो भाई पहला प्लस दूसरा माइनस में ही रहना है, देखो बीच में सब में माइनस लगना है, कोई भी, क्योंकि और कोई चिन्ह नहीं है तो परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बाद आगे बात करें तो इसमें है ना 3 दूनी 6 6 36 6 माइनस 36, फिर अगर हम बात करें इसमें तो 2 दूनी 4 और 6 चौको 24 4 माइनस 24, ठीक है। फिर इसकी बात करें इसमें, सो 3 3 का 9 2 दूनी 4 9 माइनस 4, फिर कौन है 4 3 12 6 दूनी 12, ठीक है। फिर इसमें बात करें तो 4 दूनी 8 और 6 3 18 8 माइनस 18, फिर यहाँ पर बात कर लीजिए 6 3 18 और 6 3 18 और 4 दूनी 8 18 माइनस 8, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 चौको 24 माइनस 4 24 माइनस 4, देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 4 चौको 16 माइनस 6। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हमने कैपिटल सी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमने सेकंड निकाली है कैपिटल सी, जो कि हो गया हमारे पास 0, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस में 30 और ये आ जाएगा माइनस का 20, देन ये हो जाए 9 में से 4 गया 5 तो माइनस का 5 हो रहा है। देन यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 0, 18 में से 8 गया 10 और ये प्लस का 10 हो जाएगा, 18 में से 8 गया 10 हो जाएगा, 24 में से 4 गया 20 बच रहा है, लेकिन ये माइनस का 20 हो जाएगा, और 16 में से 6 गए तो ये हमारे पास 10 बच जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बात करेंगे, जो कि होगा सी डैश, यानी कि 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 और 10 करके। इसके बाद ए इनवर्स की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए,
सो डिटरमिनेंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ, जो क्या आया था 50 हमारा 1/50, एंड एडजॉइंट ए निकाला 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10 -20, 10 करके ये इतनी वैल्यू हो गई। देन ए इनवर्स हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं तो एक्स बराबर क्या कहलाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स 1/50 और ये हो जाएगा 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10 -20, 10 और बी की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 60, 90 और 70, 60, 90 और 70 इतना था, है ना। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1/50 गुणा कर लीजिए, 0, 9 × 9 45, 450 प्लस 700, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं 36, 18, 2 0 आएंगे, फिर ये आएगा प्लस में 0 और ठीक है ना, ठीक है सही भाई, 7 दूनी 14 माइनस का 1400, ठीक। फिर यहाँ पर बात करें 6 दूनी 12 माइनस का 1200 प्लस का 900 प्लस का 700, है ना, ठीक है भाई। 1/50 और यहाँ पर हमको मिल रहा है 700 में से देखो 250 मिल जाएगा। 45 और 25 की अगर मैं बात करता हूँ तो 70 होता है, तो यहाँ पर हमको 250 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 400 मिल रहा है, और यहाँ पर 9, 7, 16 होता है, 16 में से 12 जाएगा तो 4 बच जाएगा, है ना, 400। 9, 7, 16, 16 में से 12 गया तो 4 बच जाएगा। अब 50 का भाग दे लेते तो x बराबर, यहाँ पर हम ले लें स्मॉल XYZ विच इज 50 का भाग देने पर 55, 25, 5 आ जाएगा, 0 से 0 करे 8, 45, 8 आ जाएगा, और सही है ना, है ना, 8, 45 ये 8 आ जाएगा। सो हमारे पास था प्याज, गेहूँ, चावल। प्याज है 5 रुपये किलो, गेहूँ है 8 रुपये किलो, चावल है 8 रुपये किलो। आहा कितनी क्या बात है, मतलब इस कीमत पे चीज़ें मिल जाएं तो आनंद आनंद है, मतलब महंगाई का कोई नाम ही निशान नहीं। प्याज भैया 5 रुपये किलो ले जाओ, गेहूँ बहना जी 8 रुपये किलो ले जाओ, गेहूँ ले जाओ गेहूँ, चावल ले जाओ चावल 8 रुपये किलो। मज़ा आ गई बात, क्या बात है। तो इस तरीके से ये अपना डेफिनेटली पूरा एक्सरसाइज बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से यहाँ से हो गया। और हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1 किलोग्राम प्याज का कीमत 5 रुपये, 1 किलोग्राम गेहूँ की कीमत 8 रुपये और 1 किलोग्राम चावल की कीमत जो है 8 रुपये है। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये अपना एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आगे विभिन्न पर भी बात कर लेंगे। और उससे पहले एकदम देखो, मोटिवेशन होता है क्षणिक भर का, लेकिन मोटिवेशन आपको ये बताता है कि भैया आप किस दिशा में आएंगे, आपको अपने अंदर ऊर्जा बनाए रखनी होगी, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से मैं हमेशा इस बात पे कहा कि मोटिवेशन होता है क्षणिक, लेकिन जो हमारा संकल्प होता है, दृढ़ इच्छा वो होती है, वो होना चाहिए अखंड, अटूट संकल्प होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति एकदम मजबूत होनी चाहिए। बाकी मोटिवेशन तो दिमाग का खेल होता है भाई, और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी एक बेहतरीन सी मैं आपके लिए पोएम लेके आया हूँ, बढ़िया से अच्छे से इसको सुनिएगा अच्छी तरीके से, और बताइएगा कि किस तरीके से आपको अंदर से प्रेरित करने के लिए ये जो पोएम है ये कितनी मददगार साबित होती है। तो पोएम कुछ इस प्रकार से है। तू कर यकीन खुद पर और रख हौसलों में जान, तू कर यकीन खुद पर और रख हौसलों में जान, बस थोड़ी सी और मेहनत फिर दुनिया देखेगी तेरी उड़ान। तू क्यों घबराता है बंदे, हर शिखर पे है हक तेरा, तू क्यों घबराता है बंदे, हर शिखर पे है हक तेरा, नाकामियों का अंधेरा चीर कर आएगा कामयाबी का नया सवेरा। अरे चंद मुश्किलें आ भी गईं तो क्या बुरा हो जाएगा, अरे चंद मुश्किलें आ भी गईं तो क्या बुरा हो जाएगा, लेकिन वक्त एक बार निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो मत कर इस बात पे यकीन कि किस्मत खराब है तेरी, तो मत कर इस बात पे यकीन कि किस्मत खराब है तेरी, कर सुनिश्चित ये बात कि मेहनत कामयाब हो तेरी, कर सुनिश्चित ये बात कि मेहनत कामयाब हो तेरी। और आगे लास्ट है आपके लिए, बस जान ले ये बात कि तेरा वक्त भी आएगा, बस जान ले ये बात कि तेरा वक्त भी आएगा, दूर होंगी सख्त तकलीफें और सब ठीक हो जाएगा। बस मेहनत करते जाओ, डटे रहो, जुटे रहो, और एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उस सही होने के लिए आपको मोटिवेशन से ज़्यादा
अटूट संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, अखंड निश्चय की बात होती है। बस इतने में जुटे रहो कि यार बस करना है तो करके दिखाना है, फिर और कुछ नहीं सोचना है। करना है तो करना है और कुछ नहीं सोचना है, इस बारे में ध्यान रखने है और करके दिखाना है। सो फोड़ के आएंगे, बढ़िया मचा के आएंगे। जो कुछ भी है आपको पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, तो प्लेलिस्ट और सब कुछ चेक करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए गए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, और आपके जो अनसॉल्व पेपर हैं उसको भी कराया गया है, तो उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।